नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर हर रोज़ आपको लर्निंग की क्लासेस देखने को मिल रही हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में ही बात करें तो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझा। जैसे मार्केट में अभी गिरावट हो रही है, तो ऐसे में इस गिरावट में कौन से स्टॉकों को सिलेक्शन करना चाहिए, एज ए फंडामेंटल बेसिस पर, टेक्निकल बेसिस पर हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। फंडामेंटल में हमने देखा था किसी भी स्टॉक को अगर सिलेक्ट करना है तो हमने वहाँ पर बताया था कि बिजनेस मॉडल को हमें देखना होता है, ऐसे ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखना होता है, ऐसे ही हमें ये भी देखना होता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये कंसीडर करना होता है कि ये जो प्राइस जो चल रहा है किसी स्टॉक का, वो फेयर प्राइस पर ट्रेड हो रहा है या ओवर वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। तो उसके लिए हमने कुछ की पैरामीटर के बारे में हमने वहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को वहाँ पर डिस्कशन किया था। अब ऐसे में टेक्निकल बेसिस पर उन्हीं स्टॉकों को अगर हमने 10, 20, 15 अगर सेलेक्ट किए हैं, उनसे निकल कर आए जिनके फंडामेंटल शानदार हैं। अब ऐसे में टेक्निकल टर्म में कहाँ पर उनकी बाइंग पॉसिबल हो सकती है, अगर उसमें गिरावट हो रही है, जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, तो कहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है। यानी वहाँ पर हमें एंट्री और एग्जिट के बारे में अब हमें कहाँ से डिसाइड करना होगा, वो हमें टेक्निकल टर्म के हिसाब से डिसाइड करना होता है। जैसे जब भी चीज़ें हमें कंसेप्ट को अगर बात करें, अगर स्टॉक को सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पर दो ही कंसेप्ट चलती हैं, एक स्टॉक का फंडामेंटल, दूसरा स्टॉक का टेक्निकल। इन्हीं दो बेसिस पर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी कंसीडर करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर करते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी कंसीडर करते हैं। अपकमिंग डेज में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे इंट्राडे स्टॉक के लिए कौन से स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, उसके बारे में भी। ऐसे जब हमारे धीरे धीरे जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो वहाँ पर हम लोग जो ट्रेडिंग एफएनओ के अंदर कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे काम करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो क्लासेस आएंगी वो स्ट्रेटजी के बारे में, जैसे मार्केट में अगर वोलेटाइल मार्केट में है तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी आपको वहाँ पर प्रॉफिट दिला सकती है, जैसे स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको इस जो यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए चलते हैं। जैसे अभी हम मान कर चलते हैं कि मार्केट में करेक्शन चल रहा है, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स को ही देखा जाए तो 9.3 समथिंग आपको गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे ही आपको सेंसेक्स के अंदर भी आपको 9.3% के अराउंड वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। मेजरली देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी भी सेलिंग सिनेरियो देखने को मिला है, जबकि कल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी। वैसे में कई स्टॉकों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ से मार्केट क्या रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ऐसे में यही चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती है टेक्निकल बेसिस पर। अब जैसे ये मानकर चलिए कि ये जो इंडेक्स है 9% से अबव की ये करेक्शन देखने को मिला है। अब इन पर हम लोग यहाँ पर नज़र डालते हैं कि किस तरह से हमें कंसीडर करना होता है। पहला एक जो हमारा जो टेक्निकल टर्म होता है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई होप इसके बारे में भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ये क्या होता है कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है और यहाँ पर एक गोल्डन रेशियोज मिलता है। उन गोल्डन रेशियोज पर हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइस वहाँ पर रुकता हुआ देखने को मिलता है। कहीं वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, टारगेट भी रख सकते हैं। तो ये जो गोल्डन जो लेवल्स होते हैं वो ये होते हैं कि 23.6, 38.2, ऐसे 50% का, एक 61.8% और 78 पॉइंट, ऐसे ये लेवल्स होते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे मानकर चलिए कोई ये जो प्राइस है यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर गया, अब ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, यानी यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। ये बाइंग जोन था, ये सेलिंग जोन है। अब ऐसे में प्राइस यहाँ से रिट्रेस होने के अगर नीचे आता है तो ऐसे में जो लेवल्स होंगे उन्हीं लेवलों को हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप, ये हमारी जो पीडीएफ है, हम ट्राई करेंगे कि इसका हम लिंक प्रोवाइड कराएंगे आपको, वहाँ से आप लिंक में ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके बारे में हम लोग ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं। जैसे अभी फिबोनाची लेवल्स, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि इस जो लेवल्स में हमने यहाँ पर बताया था कि प्राइस रिट्रेस, यानी यहाँ से जो प्राइस रिट्रेस, यहाँ से प्राइस रिट्रेस होने के बाद, यानी यहाँ से देखा जाए तो एक बाइंग जोन था। बाइंग होने के बाद ये प्राइस कहाँ तक चला गया था, ये अपसाइड जब चला गया था 26,278 के अराउंड ये गया था। तो 278 तक ये जब गया था और उसके बाद वहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, यानी ये सेलिंग जोन रहा। तो ये सेलिंग जोन के बाद यहाँ पर प्राइस जब नीचे आया तो ये कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे जो फिबोनाची लेवल्स जो देखने को मिले थे, इस लेवल्स पर आपने देखा भी था। जैसे यहाँ पर देखा था कि प्राइस सस्टेन किया था, ये लेवल्स था।
25,760 के अराउंड। ऐसे इस लेवल पर भी देखा जाए तो इस लेवल पर सस्टेन गिरावट होने के बाद इस लेवल, ये कैंडल आपको जो कैंडल की वीक जो देखने को मिली थी, यहाँ पर भी प्राइस फंसता हुआ देखने को मिला था। ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहाँ पर आपको ये जो कैंडल्स के रूप में और भी अच्छे तरह से दिखेगा। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला था, यहाँ पर भी लेवल, यहाँ पर भी सस्टेन किया था। ऐसे यहाँ पर अब यहाँ से जब मार्केट, यहाँ से जब ये जो स्विंग, प्रीवियस जो स्विंग रहा, उस स्विंग को ब्रेक करने के बाद जब ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर ऐसे जब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी एक लेवल्स यहाँ पर आप देखने को मिला है कि ये सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से इस तरह से जब हम प्लाट करते हैं फिबोनाची लेवल्स, जब ये स्विंग ये जो स्विंग हाई से लेकर लो, अब ऐसे में जब हम लोग इस तरह से जब हाई से लो तक अगर कैलकुलेट करेंगे, तो इसके जो स्टॉप लॉस के तौर पर ये जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो यानी हम इसे स्टॉप लॉस के तौर पर इसे कंसीडर कर सकते हैं। यानी यहाँ तक हमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि लगातार मार्केट गिरावट होते हुए कहाँ तक देखने को मिली थी, 24,814 के अराउंड आप तक ये मार्केट जाता हुआ देखने को मिला था। अब वहाँ से सस्टेन होने के बाद अभी देखा जाए तो मार्केट लगभग आपको 24,200 के 300 के अराउंड आप अभी चल रहा है। तो ऐसे में ये जो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन देखने को मिल सकता है। अब सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से बाइंग होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग करना चाहिए? जो हम मानकर चलते कि ये जो लेवल्स है, ये पहला लेवल, यहाँ से हमें बाइंग करना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग करते हैं तो हमें यहाँ पर एसएल कहाँ तक रखना चाहिए, तो हमें ये एसएल जो अगला गोल्डन लेवल्स रहेगा, यानी ये प्रीवियस जो लो रहेगा, उसका हमें एसएल के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। ऐसे ये जो लेवल्स निकलेगा कि यहाँ से बाइंग से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो मेनली जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से, तो हमेशा ही हम लोग 0.5 को कंसीडर करते हैं, यानी 50% जब करेक्शन होने के बाद, यानी रिट्रेस होने के बाद 50% से जब प्राइस ऊपर जाता है, तभी स्टॉक कंसीडर किया जाता है। अब करेक्शन की बात करें, जैसे किसी स्टॉक में करेक्शन आया है, जैसे मानकर चलिए, तब हमें किस तरह से फिबोनाची लेवल्स को ड्रा करना होगा। जैसे यहाँ से देखिए, वो सिमिलर ऐसी ही आपको कैंडल्स देखने को मिली थी। जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर हमने जो फिबोनाची लगाया था, वो फिबोनाची इस तरह से लगाया था कि जीरो से लेकर हमने यहाँ से प्लॉट किया था इस तरह से। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था कि इसके पॉसिबल जो करेक्शन, ये जो मार्केट के जो टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी बाइंग मोमेंटम कहाँ से हमें एंट्री लेवल से देखने को मिलेंगे। इस तरह से जब मार्केट में गिरावट होती है, यानी किसी स्टॉक के प्राइस में गिरावट होती है, तो कहाँ तक हमें रुकना चाहिए, तो हमें जीरो यहाँ से जो ऊपर जो रिट्रेस करके, यानी ये हमें ए पॉइंट ये हमें लेना होगा। और ये ए पॉइंट जैसे यहाँ से देखा जाए, तो हमें जहाँ से ट्रेंड, यहाँ से जो प्राइस बाइंग देखने को मिला था, यानी प्राइस जहाँ से अपसाइड मोमेंटम किया था, वहाँ से ही हमें कंसीडर करना होगा। और वहाँ तक हमें जब प्लाट करेंगे, तो इस तरह से हमें क्या ये देखने को मिलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि करेक्शन कहाँ तक देखने को मिल सकता है। जैसे अब किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो उसके हमें कहाँ पर हमें सपोर्ट अगर नहीं मालूम है, तो उसका प्राइस कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। अब कहाँ तक देखने को मिलेगा ये तो मार्केट पर ही तय करेगा, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी हमें कहाँ तक नज़र आती है, हम कहाँ तक उस स्टॉक में अगर मेरी होल्डिंग है, तो कहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए, तो वो इस तरह से पता करना होगा। जैसे अब इस तरह से जब हमने ए और बी पॉइंट को जब हमने यहाँ पर ड्रा किया, तो इस तरह से हमारा पहला यहाँ पर हमें पहला एसएल कहाँ रखना चाहिए, 23,780 के अराउंड। दूसरा, अगर मार्केट में करेक्शन होता है, तो यहाँ पर हमें ये यहाँ तक भी जाता देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल्स पर आप देख भी रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन भी किया, यहाँ पर आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिला था। ऐसे इन लेवलों पर भी सस्टेन किया, और यहाँ पर अभी देखा जाए तो रिट्रेसमेंट के बाद, तो इस तरह से जब प्लाट करेंगे, तो इस तरह से अब मानकर चलिए कि मार्केट में सेलिंग सिनेरियो कंटिन्यू देखने को मिलता है। अभी 9% का करेक्शन है, ऐसे में हो सकता है कि 15% का अगर करेक्शन होता है, तो कहाँ पर निकलना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो अगला जो लेवल्स बनेगा, वो 22,890 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर हमें लेवल्स देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब हमें इस तरह से जब प्लॉट करेंगे, तो हमें जब ऊपर से हम जब प्लॉट करेंगे, यहाँ से लेकर जब नीचे तक आएंगे, तो उससे हमें क्या लगेगा कि किसी स्टॉक का करेक्शन पता चलेगा। जब हम इस तरह से नीचे से जहाँ से प्राइस मूव हुआ था, यानी बाइंग जहाँ से देखने को मिला था, उस तरह से जब ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, और उस तरह जब हम वहाँ से पुल बैक के ऊपर कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पर हमें जब 50 वीक या ऑल टाइम हाई से जब कोई स्टॉक का प्राइस जाता है, तो वहाँ से हमें क्या पता चलेगा, टारगेट पता चलेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर जब हमने जीरो से यहाँ से जहाँ से बाइंग आई थी, और वहाँ तक हमने जब प्लॉट किया,
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे ये हमारा जो लेवल्स रहेगा, अगला जो लेवल 26,292 का, उससे पहले भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिला होगा, यहाँ पर विजिबल नहीं है वो, ये जो हमारा PDF है इसमें नहीं विजिबल होगा। जब हम इस तरह से प्लॉट करेंगे तो उसके ऊपर भी लेवल्स देखने को मिलेगा। जनरली ऐसे ही लेवल्स भी निकाले जाते हैं। जैसे अभी मानकर चलिए कि टेक महिंद्रा का प्राइस चल रहा है, टेक महिंद्रा या कहें HDFC बैंक का प्राइस अभी ऑल टाइम हाई के राउंड चल रहा है। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो कौन से लेवल्स होंगे, तब हम इस तरह से जब हम प्लाट करेंगे फिबोनाची लेवल्स को, तब हम लोग यहाँ पर बताएंगे। और यही लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं, यही तरीका है, इससे अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। इसी हिसाब से लोग टारगेट डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पर हम निकलेंगे, वो टारगेट रहेंगे, ये टारगेट रहेंगे। तो ऐसे आप भी पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का टारगेट। अब बात करते हैं कि ये चीज़ हो गई, आपको में भी हो सकता है कि इस जो कॉन्सेप्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर हमारी जो जानकारी प्रोवाइड की गई है, इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर ऐसे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर। जैसे कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर आपको सेटअप को फॉलो करना ही होगा, चाहे आप फिबोनाची लेवल्स को फॉलो करें, चाहे आप मूविंग एवरेज या RSI लेवल्स का। इन लेवलों के हिसाब से आप जब इन लेवलों को आप काफ़ी दिनों तक इन जो टेक्निकल इंडिकेटर का फॉलो करेंगे और इनसे आप एक्यूरेसी देखेंगे, 3 साल 4 साल जब काम करेंगे तो उससे आपकी वेटर एक्यूरेसी पता चलेगी। अब इसका कई जगह पर आप प्लाट कर सकते हैं, ट्रेडिंग में भी आप प्लाट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का जब हम वहाँ पर जब क्लास लेंगे कि तब वहाँ पर फिबोनाची लेवल्स पर आपको कहाँ पर आपको स्टॉक को ऐड करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, वहाँ पर भी हम बताएंगे। मूविंग एवरेज को किस तरह से ऊपर नीचे करके हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। 44 को ही यहाँ पर क्यों लिया गया, 44 को इसलिए लिया गया कि मूविंग एवरेज, जब भी किसी मूविंग एवरेज को लिया जाता है तो पास्ट की जो कैंडल्स का एवरेज निकालने के बाद, चाहे आप 15, 14 जो भी लीजिए, वो अलग अलग होता है। हमने 44 को जब हमने लिया तो वहाँ पर हमने ये चेक किया कि एक इसकी जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी बेटर देखने को मिली। अब ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि आप 30 क्यों नहीं ले रहे, 20 क्यों नहीं ले रहे, तो उससे क्या होगा कि हमें वहाँ पर अर्ली एंट्री हो जाएगी। और अर्ली एंट्री में हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट सिग्नल दे दे, और फेक ब्रेकआउट में हो सकता है कि आपने एंट्री कर ली और आपका एसएल चला गया। तो हमने ये पाया कि यहाँ पर हमने 44 की जो एक्यूरेसी देखी तो वो काफ़ी अच्छी निकल कर आई। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 44 को लिया है। आप भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि हमें 50 पर काम करना चाहिए, हमें पहले एंट्री नहीं करना चाहिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसी से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन भी होगी। तो ये हमें ये बताता है कि जब भी कोई स्टॉक का प्राइस, जब मानकर चलिए कि ये जो कैंडल्स हैं, अब यहाँ पर ऐसे इस तरह से मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। जब प्राइस है, जब इसके ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो इसे क्या बोला जाता है, अप ट्रेंड में प्राइस है। जब मूविंग एवरेज से प्राइस जब नीचे आने लगता है इस तरह से, तो हम ये क्या बोलते हैं कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड क्या होता है कि कभी कोई स्टॉक है जब पिछले प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक नया हाई क्रिएट करता है, हायर हाई पर प्राइस चलता है, तो उसे बोला जाता है अप ट्रेंड। अब जैसे ये हायर हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग होने के बाद प्राइस ने क्या किया कि प्रीवियस जो सपोर्ट था, यानी प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया, और प्रीवियस हाई को जैसे ही ब्रेक करता है तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि अब यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और ये हो सकता है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड तब कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक जब लो लगातार ब्रेक कर रहा है, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि अब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पर अभी आपको कैंडल्स में देखने को भी मिल रहा है। जैसे ये क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कैंडल्स थी, इस कैंडल का, जैसे ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल, एक बड़ी कैंडल, इसको प्राइस ने क्या किया, अगली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये हायर हाई पर है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अब ट्रेंड में है प्राइस। अब जैसे यहाँ पर सेलिंग हुई, मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, यानी अगर आप देखेंगे तो सितंबर के बाद, जैसे 31 सितंबर या 30 सितंबर के बाद जैसे 1 अक्टूबर लगता है, आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और वैसे ही आपने देखा था कि पहले दिन क्या हुआ कि सेलिंग देखने को मिली, दूसरे दिन क्या हुआ कि जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको इसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यानी यहाँ पर डाउन ट्रेंड। ऐसे अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन भी इसने तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अब ये प्राइस है पूरी एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड कहाँ तक पहुँच गया, 9.3% से अधिक की यहाँ पर इंडेक्स के अंदर गिरावट। और जब स्टॉक में अगर इसका देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स से अगर वहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बहुत से स्टॉकों में लगभग आपको 20% से अधिक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है।
और इसी प्रॉफिट बुकिंग में हम एंट्री के लिए कंसीडर करने के लिए सोच रहे हैं, और इसी के बारे में हम मूविंग एवरेज के बारे में बात भी कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई स्टॉक जब मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड, जब प्राइस नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड। अब इन्हीं के हिसाब से हमें यहाँ पर समझने की एक ज़रूरत होती है कि कहाँ पर हमें बाइंग करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये जोन रहा, इस जोन पर क्या हुआ कि यहाँ से जब आपने देखा कि यहाँ से जब ये सेलिंग होने के बाद जब इस प्राइस पर निकला, तो यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट में अच्छी रैली रिकवरी, फिर उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज ने ब्रेक डाउन किया। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जब जब इलेक्शन के जब रिजल्ट आने थे उस दिन देखा था आपने 8% की अनसर्टेनिटी मार्केट में गिरावट, और अपनी जो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों दिग्गज वो भी क्रैश हो गई थी। बहुत मार्केट कह सकते हैं कि 8% तक आपको क्रैश कह सकते थे, उस दिन क्रैश हुआ था। जब भी मार्केट में 8% तक करेक्शन देखने को मिलता है, 8% से अधिक की गिरावट, तब बोला जाता है कि मार्केट क्रैश हो चुका है। 5%, 2%, 3% अगर गिरता है तो उसे क्रैश नहीं बोला जाता। अगर कोई स्टॉक 10% अगर गिरावट देखने को मिलती है तो उसमें बोला जाता है कि स्टॉक क्रैश हो गया। 30%, 15%, 40% इस तरह से आपको मार्केट स्टॉकों में जब मूवमेंट होता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब मूविंग एवरेज अगले दिन क्या हुआ कि इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मूविंग एवरेज ने जब इसके ऊपर जब दूसरे दिन जैसे ऊपर गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हाई है, और हाई के बाद अगस्त के आखिरी महीने में, जुलाई के आखिरी महीने में लगभग आपको प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद फिर 2-3-4 दिन ये अनसर्टेनिटी, फिर उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, फिर इसके बाद ये लेवल्स निकालने के बाद इस तरह से मार्केट में आपने देखा कि ये जो मूविंग एवरेज रहा, कहाँ पर आपको यहाँ पर एक बार अप ट्रेंड में ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर जब मार्केट जब निकला मूविंग एवरेज के, फिर उसके बाद यहाँ अनसर्टेनिटी के समय यहाँ पर जो मूविंग एवरेज के साथ ही चलता रहा, और यहाँ पर आपको, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होती है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई स्टॉक प्राइस जाता है तो वहाँ पर हमें कंसीडर करना चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ पर आपने कंसीडर किया होता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम, यहाँ लगभग 22,500 के ऊपर, लगभग 22,500 के लगभग 22,000 के ऊपर ही, 22,200 के अराउंड ही इसने ब्रेकआउट किया होगा, और इसके बाद कहाँ पर गया 23,500 के ऊपर। तो आप कैलकुलेट करेंगे 1000 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे स्टॉकों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको स्टॉक को जब भी कंसीडर करना होता है, जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो वहाँ पर जैसे ये कैंडल्स जो छोड़ती है, जैसे मूविंग एवरेज को, जैसे बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि सर हमें मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली कहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, कि जैसे ये जो कैंडल्स है ये मूविंग एवरेज ये टच कर रही है, ये कैंडल्स है ये भी टच करके, लेकिन उसी दिन देखा कि यहाँ पर हैमर का शेप देखने को मिला। यानी मार्केट में एक बड़ी सेलिंग एक पर्टिकुलर लेवल्स पर होती है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, वहाँ पर एक बड़ी बाइंग, फिर उसके बाद एक हैमर क्रिएट होता है। इस तरह से हैमर क्रिएट होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि फिर आपको ये जो कैंडल्स है इसने आपको इसके ऊपर ही, जब जो कैंडल हो मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के बाद जब अगली कैंडल्स जब बनेगी उसी पर हमें बाइंग करना चाहिए। जैसे इनिशियली देखा जाए तो इस कैंडल के बाद हमें इस कैंडल पर बाइंग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे एसएल के तौर पर भी कंसीडर किया जा सकता है। जब तक ये मूविंग एवरेज के पास नहीं आता तो अगर आप तब तक होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर आपने बाइंग किया, नो डाउट यहाँ पर आपने बाइंग किया तो यहाँ पर आपका एक बड़ा टारगेट, अब यहाँ पर आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते थे। तो एसएल कहाँ होगा, एसएल आपका ये जो इनिशियली जो कैंडल्स होगी, जो कैंडल आपने बाइंग की थी उसके नीचे आप सेलिंग के लिए आप एसएल कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर एग्जिट हुए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी इस कैंडल के ऊपर, फिर उसके बाद इनिशियली देखा जाए तो कहाँ पर आपकी एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट हुई। तो कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर। ऐसे जब यहाँ पर जब सेलिंग देखने को मिलती है, जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में सेलिंग की ओर देखते हैं, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग सेलिंग पी साइड के हम प्रीमियम को बाय करते हैं। तो ये हमारी जब ऑप्शन की क्लासेस आएगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि आरएसआई के बारे में। ये सभी इंडिकेटर का यूज अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और सबकी इम्पोर्टेंस है। ये सबसे प्रमुख इंडिकेटर है और सबसे पुराना इंडिकेटर है, हर कोई इसका यूज करता है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें 0 से लेकर 100 पॉइंट तक वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब भी कोई स्टॉक का प्राइस 70 से ऊपर जाता है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ओवरबॉट कंडीशन। वहाँ पर हमें क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट में या स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी वहाँ पर लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और जब भी अगर आरएसआई 30 से नीचे होए
होगी तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये ओवरसोल्ड एरिया है। यानी इनिशियली जब 30 पर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, और ये बाइंग जोन होता है। यानी ओवरसोल्ड सेल होते हुए स्टॉक इतने प्राइस नीचे पर चला गया कि वहाँ से एक्मुलेशन फेज फिर एक बार चालू हो सकता है। वहाँ पर लोग एडिंग जोन कर सकते हैं, और जब इस लेवल पर आपको मिले तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं वहाँ से, और जैसे ही आपको 70 के ऊपर जाए, 70 के अराउंड पहुँचे, वहाँ पर एग्जिट भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जनरली देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको जो ये जो पैरामीटर, जैसे ये जो रेंज है ये 70 की और ये 30